प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान के अंदर एक सैंपल पेपर पर चर्चा करने वाले हैं, जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वो किस तरीके का होगा, कैसे उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको हम हल करेंगे। तो बोर्ड ने यह पेपर जो है वो अपनी साइट पर डाला हुआ है, इसको आज हम हल भी करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। तो पेपर के 3 खंड होंगे। खंड ए में भौतिक विज्ञान यानी सेक्शन ए के अंदर फिजिक्स का पार्ट होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बल की इकाई क्या है। पेपर जो है वो आपका 60 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे होगा। तो बल की इकाई आपको पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से खालिस्तान द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, निर्वात के अंदर ध्वनि जो है वो चल ही नहीं सकती, तो गति क्या होगी, शून्य। इसके बाद में आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। अभिकथन ए है, चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वहाँ पर निर्वात होता है और निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है। कारण आर, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। तो दोनों बातें सही कही हैं। यहाँ पर ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में आगे चलते हैं। एक ट्रॉली एक आनत समतल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने की 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या है, आपके पास यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा। और त्वरण आपके दे ही रखा है a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t दे रखा है 3 सेकंड। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो लगेगा v बराबर u जमा at। तो v बराबर u क्या है 0 जमा a क्या है 2 और t क्या है 3। तो v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। u यहाँ 0 दिया हुआ था, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगेगा v बराबर u जमा ए टी। तो हमने इसके मान भर लिए और मान भरने पर क्या आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो 7 है उसमें आपसे पूछा है चाल और वेग में अंतर। तो वो भी मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। देखो, चाल एक तरफ लिखेंगे चाल, दूसरी तरफ लिखेंगे वेग। इंग्लिश में चाल को स्पीड कहा जाता है और वेग को वेलोसिटी कहा जाता है। तो पहला अंतर क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और वेग में क्या आएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। तो इसमें क्या है, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहते हैं, और यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। इसके बाद में यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। किसमें, चाल में। और वेग में क्या होती है, यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आगे है, चाल में किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है अथवा उससे अधिक भी हो सकती है। चाल जो होती है वो वेग के बराबर भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वेग में क्या आएगा, किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय अंतराल, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। तो ये 4 अंतर थे जो हमने यहाँ पर किए। इसके बाद में आपसे आगे जो प्रश्न पूछा है इसका अथवा है, उसमें देखते हैं क्या है।
इसका अथवा है उसमें एक समान वर्तीय गति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। चाल एवं वेग में अंतर वाले का अथवा भी दिया हुआ आपको मिलेगा 7वें प्रश्न का। तो उसमें एक समान वर्तीय गति क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर भी हम देखते हैं। तो इसका उत्तर है वर्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गतिशील वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण इसका लिखेंगे, पंखे के ब्लेड की नोक की गति एक समान वर्तीय गति का उदाहरण है। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, प्रश्न नंबर 8 है, ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करता है। और प्रश्न नंबर 9 है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, इसका गणितीय सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न करें। तो इन दोनों प्रश्नों के हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आंसर की तरफ। 8वें में क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है। तो लिखेंगे आवृत्ति बराबर 100 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 100 कंपन। 100 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में कितने कंपन, 100 कंपन। तो 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कंपन। तो 100 गुणा 60 तो कितने कंपन हो जाएंगे, टोटल 6000 कंपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हल करके दिखाया हुआ है। इसके बाद में 9वां है, उसमें उस क्या पूछा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इसके बाद में माना कि द्रव्यमान m की वस्तु पर बल F तथा समय t तक आरोपित करने से उसका वेग u से बदलकर v हो जाता है। तब पिंड का प्रारंभिक संवेग बराबर mu तथा पिंड का अंतिम संवेग बराबर mv। संवेग परिवर्तन की दर बराबर क्या हो जाएगी, m v माइनस यू बटे में t। परंतु न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F समानुपाती होता है m ब्रैकेट v माइनस यू बटे में t। तो v माइनस यू बटे t बराबर a लिख सकते हैं, अर्थात F समानुपाती ma। F बराबर समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर k ma कर दिया। F m और a के मात्रक इस प्रकार चुने जाते हैं कि k बराबर 1, अतः F बराबर ma। तो यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था जो स्क्रीन पर करके दिखाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, निम्नलिखित को परिभाषित करें, कार्य, शक्ति, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इनको परिभाषित करना है। और प्रश्न नंबर 11 भी इसका अथवा भी है, अथवा भी देख लेते हैं। अथवा में है 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर कार्य करने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक बदल देता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इन दोनों के हल हम देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 में आपसे 3 परिभाषाएं पूछी थी। पहली परिभाषा है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाता है। और दूसरी परिभाषा है शक्ति की, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछा था। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। और अथवा जो था उसमें क्या है, एक 20 किलोग्राम का पिंड था, तो द्रव्यमान 20 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग उसका 5 मीटर प्रति सेकंड यू हो जाएगा, अंतिम वेग v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 mu² बराबर निकाल लेंगे। तो 1/2 गुणा में 20 गुणा में 5 का स्क्वायर 250 जूल आ जाएगी। वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा K2 बराबर 1/2 mv² होगा यहाँ पर। तो 1/2 गुणा में 20 गुणा में 2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 40 जूल। अतः किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही होगा। तो 40 माइनस 250 बराबर माइनस 210 जूल आ जाएगा। इसके बाद में आपसे प्रश्न नंबर 11 में जो पूछा है वो हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 के अंदर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को बताइए, इसका सूत्र लिखिए, जी को परिभाषित कीजिए, इसका मान लिखिए। और इसका अथवा भी है आर्किमिडीज का सिद्धांत परिभाषित करें, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। और इसका बी ऑप्शन है द्रव्यमान और भार के बीच अंतर लिखें। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का ए था, उसमें से पूछा गया था विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती था उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो यहाँ पर दो पिंड हैं ए और बी, बीच की दूरी है डी, तो एफ बराबर जी बड़ा एम गुणा छोटा एम बटे में डी स्क्वायर। तो दोनों पिंडों के बीच ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी वह आकर्षण बल है जो इकाई द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के मध्य क्रिया करता है जो कि एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित होते हैं। इसका मान 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। इसके बाद में आगे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो खंड बी के अंदर रसायन विज्ञान के पूछे जाएंगे, यानी केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। इसी का अथवा भी है, वो हम देख लेते हैं। आर्किमिडीज वाला था। जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तब उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। भार की यह आभासी कमी पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। आप पानी के अंदर एक भार को जब डालते हैं तो उसकी भार में कमी लगती है, वही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसका उपयोग ठोस और गैस के अपेक्षित घनत्वों को निर्धारित करने में होता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके जहाज एवं पनडुब्बी का निर्माण किया जाता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने में, हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में, तो वहाँ इनका प्रयोग होता है। तो ये था खंड ए भौतिक विज्ञान के प्रश्न, जिसमें से जो 11 प्रश्न थे वो हमने हल किए। आगे चलते हैं खंड ब की तरफ। इसमें एक पार्ट इसका छूट गया था द्रव्यमान और भार के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे द्रव्यमान, एक तरफ लिखेंगे भार। तो द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। भार क्या होता है? किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को आकर्षित करती है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मान किसी भी स्थान पर समान रहता है। वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन के साथ साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से नापा जा सकता है। भार ज्ञात करने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। खंड ब यानी सेक्शन बी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो प्रश्न नंबर 12, इसमें निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर सकता है? तो 4 ऑप्शन है, नमक का विलयन, दूध, चीनी का विलयन, यूरिया का विलयन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है? बी, दूध। इसके बाद में आगे चलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो उबलना शुरू कर देता है। तो दोनों होगी, वो द्रव अवस्था में भी होगा और गैस अवस्था में भी होगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। खालिस्तान के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो क्या होता है? CaCl2 होता है। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन, अभिकथन ए और कारण आर के प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए दीजिए। अभिकथन ए है, अगरबत्ती की खुशबू कमरे के प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। कारण है इसका आर, गैसों में आकर्षण के अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है। तो ये भी सही है। तो इसका ए ऑप्शन, ए आर वह दोनों सत्य था। आर ए की सही व्याख्या करता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ही। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 में आपसे पूछा गया है समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। और प्रश्न नंबर 18 में 3 कक्षों के साथ बोर के परमाणु मॉडल का एक आरेख बनाइए और इसका अथवा भी है, कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आंसर की के अंदर देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो है उसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करने वाला था। तो एक तरफ लिखेंगे समांगी मिश्रण, दूसरी तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। समांगी में पहला लिखेंगे, इसको भौतिक रूप से भागों में बांटा नहीं जा सकता। विषमांगी, इसके भौतिक रूप से भागों में बांटा जा सकता है। घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता समांगी वाले को। विषमांगी को घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। विषमांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा समांगी का चीनी विलयन, सिरका,
और उसका हो जाएगा उदाहरणतः चीनी और नमक का मिश्रण दूध। आगे है इसके बाद प्रश्न नंबर 18 जो है उसमें जो बोर की जो कक्षा है उसके बारे में तो देखो आप यहाँ पर बीच के अंदर नाभिक दिखाया हुआ। पहली कक्षा जिसको के कहते हैं n=1, दूसरी कक्षा l n=2, तीसरी कक्षा m n=3, कक्षा 4 जो है n बोलते हैं जिसको n=4। उचित आरेख 1 अंक कोई 2 उचित नामांकन यहाँ पर यही दिखाया गया है। आगे है कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2,4, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2,8,1। क्योंकि कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 4। सोडियम परमाणु 11 नंबर पे आता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हमने दिखा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 की। प्रश्न नंबर 19 जो है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको 273 केल्विन घटाना है। 273 केल्विन घटाओगे तो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसमें से 273 घटाओगे तो यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। यहाँ पर 273 घटाओगे केल्विन तो देख सकते हो यहाँ पर कितना बचेगा, 210 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 20 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है। और प्रश्न नंबर 21 है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट करना है। और इसी का अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। बिना बुझा हुआ चूना, बेकिंग पाउडर। इसके बाद में बी ऑप्शन है निम्नलिखित में आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, पानी का और नाइट्रिक अम्ल का। इसके बाद में खंड सी स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम इसके आंसर की देख। तो प्रश्न नंबर 20 में हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गुण की तुलना करनी थी। तो गुण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है सारणी के अंदर। आवेश प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। द्रव्यमान 1 इकाई होती है, न्यूट्रॉन की 1 इकाई, इलेक्ट्रॉन की नगण्य। स्थान नाभिक में रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर। संकेत प्रोटॉन का p होता है, न्यूट्रॉन का छोटा n होता है, इलेक्ट्रॉन का छोटा e होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 जो है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछा गया था। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या है, नंबर 1 सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। नंबर 2 परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो सर्जित होते हैं न उनका विनाश होता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जिसमें 6 बातें बताई गई हैं। इसके बाद में आगे है इसी का अथवा। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा, और सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनका वो पूछा गया था द्रव्यमान। तो यहाँ पर सबका जोड़ना है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का जोड़ेंगे तो 18 यूनिट आ गया, और सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जोड़ेंगे तो यहाँ पर 63 यूनिट आ गया। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट। पहले में इसके बाद में है खंड 6 सेक्शन सी जीव विज्ञान बायोलॉजी का। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है इसका आंसर सही होगा, जिसके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है। बाकी सबके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। तो इसमें कटला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, कटला, ये प्राप्त करती है। आगे है वर्षा ऋतु में होने वाली फसल को कहते हैं, वर्षा ऋतु के अंदर यानी गर्मियों के अंदर जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। आगे चलते हैं। इसके बाद में कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थि ऊतकों में पाई जाती है, और इसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, 25 वाले के।
निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन अभिकथन ए और कारण आर प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। अभिकथन ए है वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, बिल्कुल। कारण आर यह उत्तक एक कुचालक के रूप में भी कार्य करता है, तो इसमें क्या है, वसा उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है और कारण है यह उत्तक एवं कुचालक के रूप में कार्य करता है, तो इसमें यहाँ पर ए जो है वो गलत है। उत्तक रक्त वाहिकाओं के चारों ओर नहीं पाया जाता। आर यह उत्तक कुचालक के रूप में, ये सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर असत्य परंतु आर सत्य है। इसके बाद में आगे आपसे पूछा गया है भंडार गृह गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है। एक प्राणी कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। निम्नलिखित अवस्थाओं की स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलता है। जब बाहरी माध्यम की तुलना कोशिका के भीतरी अधिक सांद्रता वाला जल हो, जब बाहरी माध्यम की तुलना से कोशिका के भीतर कम सांद्रता वाला जल हो, जब कोशिका के अंदर उसके बाहरी माध्यम में जल की सांद्रता समान हो। तो 29 तक हम उत्तर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा। भंडारगृहों में अनाज की हानि दो प्रकार से होती है, जैविक कारण होते हैं और अजैविक कारण होते हैं। जैविक कारण कौन सा होता है। जैविक आधार पर कीट, कृंतक, कवक, चिंचरी तथा जीवाणु फसल की गुणवत्ता को खराब करते हैं तथा उनके वजन को कम कर देते हैं। इससे उत्पाद बदरंग हो जाता है, उसमें अंकुरण की क्षमता कम हो जाती है। अजैविक आधार पर नमी और ताप का अभाव फसलों को खराब कर देता है, फसल को फफूंदी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 28, उसमें आपसे चित्र बनाना पूछा गया था, तो यहाँ पर चित्र बनाकर मैंने यहाँ पर दिखाया गया है आंसर की के अंदर। आगे है 3 कंडीशन दी गई थी। तो पहली कंडीशन जल उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में चला जाएगा और इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी, पहली कंडीशन में। दूसरी में जल उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में चला जाता है, परासरण होता है, इसलिए कोशिका फूल जाती है। और सी में कोई परिणाम नहीं होगा। इसका अथवा भी है अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर अंतर, तो इसकी सतह खुरदरी होती है, इसकी सतह चिकनी होती है। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं खुरदरी वाली पर, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है अंतर्द्रव्य का खुरदरी का, और चिकनी का इसका मुख्य कार्य वसा संश्लेषण करना है। आगे है प्रश्न नंबर 30, उसमें ए जो है रेखित अरेखित कॉर्डिक पेशी के अंदर चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर लक्षण लिखे हुए हैं, रेखित अरेखित कॉर्डिक पेशी लिखे। तो पहला है कोशिकाओं का आकार। तो रेखित कोशिकाएं लंबी बेलनाकार और शाखा रहित होती हैं और अरेखित कोशिकाएं लंबी त्रिकोणरूपी और शाखा रहित होती हैं। हृदयक कोशिकाएं बेलनाकार और शाखित होती हैं। रेखित बहुकेंद्रकीय होती हैं, अरेखित एक केंद्रकीय होती है और कॉर्डियक जो होती है ये एक केंद्रकीय होती है। रेखित में धारियाँ पाई जाती है, अरेखित में धारियाँ नहीं पाई जाती और हृदयक धारियाँ पाई जाती हैं। रेखित के अंदर ऐच्छिक संकुचन होता है, अरेखित में अनैच्छिक होता है और कॉर्डियक में भी अनैच्छिक होता है। इसके बाद में स्थान, हाथ, पैर और अन्य कंकाल की पेशियाँ रेखित होती हैं। पेट, दीवार, आंत, मूत्रवाहिनी की अरेखित होती हैं और हृदय की पेशी हृदयिक होती है। इसके बाद में जो अथवा है उसमें क्या पूछा गया है, पहले हम प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। तो रंध्र के कार्य पूछे गए हैं। तो रंध्र के दो कार्य होते हैं, वाष्पोत्सर्जन करना, गैसों का आदान प्रदान करना। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसके बाद में अथवा है उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बीच अंतर स्पष्ट करना था। तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोलेनकाइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं, स्केलेनकाइमा कोशिकाएं मृत होती हैं। पैरेन्काइमा कोशिका भित्ति पतली होती है, कोलेनकाइमा कोशिका भित्ति मोटी होती है, स्केलेनकाइमा कोशिका भित्ति मोटी होती है। पैरेन्काइमा में कोशिकीय रिक्त स्थान अधिक होता है और कोलेनकाइमा अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान कम होता है। स्केलेनकाइमा में अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान होता ही नहीं है। इसके बाद में आगे जो है वो न्यूरॉन का चित्र बनाकर आपको दिखाना था। इस तरीके से खंड 3 होंगे, ए बैस है, और इस तरीके से आपका जो पेपर रहने वाला है वो 60 नंबर का होगा। धन्यवाद।